नमस्कार, आप देख रहे हैं 22 जुलाई 22 खबर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। टोहाना में किसान नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली हिसार नेशनल हाईवे पर रामायण टोल प्लाजा पर 48 घंटे से जाम लगाकर बैठे किसानों ने शुक्रवार शाम 7 बजे इस टोल को खोलने का ऐलान किया है। वहीं साथ ही आपको बता दें कि कुंडली बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग के बाद यह निर्णय लिया गया कि शनिवार को राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में हजारों किसान टोहाना के सिटी थाना में गिरफ्तारी देंगे। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत गुरुवार से ही रामायण टोल प्लाजा पर मोर्चा संभाले हुए थे। किसान नेताओं के साथ लगातार मीटिंग का दौर चल रहा था। टोहाना में गिरफ्तार किसान नेताओं को रिहा किए जाने तक टोल प्लाजा जाम रखने की घोषणा की थी। किसान नेताओं के घर छापेमारी से किसान गुस्से में हैं। टोहाना में किसानों ने प्रशासनिक अधिकारियों के सामने विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर किसानों को समझाने पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी। किसान अपनी आगे की रणनीति बनाने में जुटे हैं। किसान साथियों को गाली गलौज दी गई थी, उसके विरोध में हमारे सभी साथियों ने टोहाना के अंदर पूरा जोरदार प्रदर्शन किया था। उसके बाद फतेहाबाद डीसी और एसपी फतेहाबाद ने किसानों से आश्वासन लिया था कि इन 2-3 दिन के अंदर जो टोहाना का विधायक है वह किसानों से बात करने के लिए तैयार है। उसके बाद प्रशासन अपनी बात से मुकर चुका है। वो बातचीत की बात को छोड़ करके हमारे किसानों के ऊपर छापेमारी के विरोध में जो हमारे किसान साथी यहाँ पक्का मोर्चा टोहाना के ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। अगर इसी तरह से किसानों के ऊपर अत्याचार हरियाणा सरकार करती रहेगी तो ये पूरा देश का किसान इस आंदोलन को ये सरकार चाहती है कि देश में वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार से खफा कांग्रेसी एकजुट होकर कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय पहुंचे और कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा की अगुवाई में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। अशोक अरोड़ा ने कहा कि महज 3.75% लोगों को ही वैक्सीन की दूसरी डोज लगी है और ऐसे में 140 करोड़ लोगों को कब तक वैक्सीन लगेगी और इससे बचाव संभव हो पाएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। देश की सरकार ने बहुत बड़ा अपराध किया। लाखों लोग मारे गए, लाखों बच्चे बेघर हो गए और उसका इंतजाम नहीं कर पाई। कहीं बेड नहीं मिला, कहीं ऑक्सीजन नहीं मिली, तो लोग तड़पते रहे हॉस्पिटलों के बाहर। परंतु ये सरकार विफल रही है, पूरी तरह से दोषी है। अब जबकि आशंका जताई जा रही है कि इसकी कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी और ऐसे में इसकी कोई दवाई तो है नहीं, एक वैक्सीन ही है जो इससे बचाव कर सकती है। परंतु जिस प्रकार की रफ्तार से केंद्र की सरकार ने वैक्सीन खरीदने का काम किया या वैक्सीन लगवाने का काम किया, मैं तो कहूँगा उसमें भी उपहार करने का काम करते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा के निर्देश पर पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन और कांग्रेस नेता प्रदीप चौधरी की अगुवाई में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कार्यकर्ताओं ने पंचकुला में राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं की मांग है कि केंद्र सरकार को सभी नागरिकों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए नई टीकाकरण नीति लानी चाहिए और पूरे देश में सभी के लिए टीकाकरण मुफ्त होना चाहिए। महोदय से मिले, उनको हमने ज्ञापन दिया यूनिवर्सल वैक्सीनेशन के बारे में। वैक्सीनेशन बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, यही हमारी उनसे डिमांड है। राष्ट्रपति के नाम हमने ज्ञापन। सिरसा में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कोविड वैक्सीन निशुल्क लगाने की मांग को लेकर लघु सचिवालय सिरसा में प्रदर्शन किया और सीटीएम को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा।
इस मौके पर सभी कांग्रेसी नेताओं ने केंद्र और हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसी नेताओं ने कोरोना से बचाव के लिए की गई व्यवस्थाओं को फेल बताया। कोरोना महामारी के इस दौर में सरकार भेदभाव नीति पर चल रही है। सरकार जिस गति से लोगों को कोविड की वैक्सीन लगा रही है, उस लिहाज से यह स्थिति बन रही है कि लोगों की कोरोना से मौत हो रही है। कोरोना वैक्सीन को लेकर कांग्रेस सरकार पर लगातार हमलावर है। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए विधायक आफ्ताब अहमद ने सिटी मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। आफ्ताब अहमद ने कहा कि तीसरी लहर से लोगों को बचाने के लिए रोजाना 1 करोड़ लोगों को टीका लगाना चाहिए, लेकिन रफ्तार बेहद धीमी है। इस रफ्तार से कम 1.5 साल लोगों को टीकाकरण में लग सकते हैं। प्रति महामहिम को ज्ञापन प्रेषित किया है मार्फत उपायुक्त नूह के, और उसमें यही मांग करी है कि तीसरी लहर की तैयारी के लिए जो वैक्सीनेशन है वो सबको मिले और प्रतिदिन 1 करोड़ वैक्सीनेशन जो है पूरे देश में लोगों को मिले, जिससे दिसंबर 2021 तक उसको पूरा हो जाए। आज की जो गति है उस हिसाब से तो 1-1.5 साल लगेगा और इस महामारी से हम अपने लोगों को बचा नहीं पाएंगे। इसलिए हमने उसमें यह भी कहा है कि अलग अलग कीमत जो है वैक्सीनेशन की इसी देश में होना बड़े दुर्भाग्य की बात है। सरकार उसका पूरा खर्च। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि ब्लैक फंगस के मामलों को देखते हुए टेंडर किया गया था, लेकिन केवल एक कंपनी ने अप्लाई किया है, लेकिन नियमों में बदलाव कर टेंडर जारी कर तो दिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना की तीसरी वेव को लेकर सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है और पूरी तैयारी इस दौरान की गई है। जो वायरस आएगा वो बच्चों को ज्यादा करेगा, अब इस बात का स्पष्ट नहीं है, पर चूंकि कहा जा रहा है इसलिए उसके बारे में भी हमने कल विचार किया है और पेडिशन जितने रखने हैं वो हमको रखने पर हमने सहमति प्रदान की है। हमने उस टेंडर को खोलने की इजाज़त दी है और उस कंपनी को 15,000 इंजेक्शन का हमने टेंडर किया था, उनको ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है। रेवाड़ी की सीएसडी कैंटीन को कोविड के कारण लंबे अंतराल के बाद 1 जून से नियमों के साथ खोल दिया गया, जहां पूर्व सैनिक अपने कोटे की शराब और दूसरे सामान खरीदने के लिए करीब आधा किलोमीटर लंबी लाइन में खड़े नजर आए। इस मौके पर जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गईं। वहीं पूर्व सैनिकों से बात की तो उन्होंने कहा कि टोकन सिस्टम तो बनाया गया था ताकि लोग मैसेज मिलने के बाद आएं, लेकिन समय पर जब मैसेज नहीं मिलता तो वो सुबह सवेरे ही यहां आ जाते हैं और भीड़ लग जाती है, जो सभी के लिए घातक है। तिगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश नागर ने महामारी अलर्ट और लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के मामले में कहा कि कोरोना के बढ़ रहे मामलों में अब काफी कमी आ गई है और स्थिति नियंत्रण में है। ऐसे में सरकार छूट के साथ अलर्ट घोषित किए है और यदि लोगों ने इस छूट में संयम बरता और कोरोना गाइडलाइन का पालन किया तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि लोगों को और ज्यादा राहत मिले, लेकिन इसमें जनता के सहयोग की जरूरत है। देखो, हम जो है इस दौर से, जो हमारा बुरा दौर था, उससे निकल चुके हैं करीब करीब, और इसमें हमारे अधिकारियों ने, हमारे सारे प्रशासन के जितने फ्रंट लाइन हमारे वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, हमारे डीसी साहब, हमारे सीपी साहब और नर्सेज और सफाई कर्मचारी, सब ने मिल के काम किया और उसकी वजह से हम इस बुरे दौर से निकले हैं। पर अब फिर भी हमें ध्यान रखना है कि अभी आने वाले समय में जो हमारी एक तीसरी लहर जो वो आ सकती है, तो उसके लिए अभी पूरी तरह से हम सुरक्षित नहीं है। हमें अभी भी 2 गज की दूरी, मास्क और वैक्सीनेशन इसके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं अपने सभी यहाँ के क्षेत्रवासियों से अपील करता हूँ कि अपने वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, दुकानों, उद्योगों को खोलने की अनुमति मिल रही है
और इन खबरों के चलते प्रवासी मजदूर भी अब वापस लौटने लगे हैं। इस बार ट्रेन बंद न करने से भी प्रवासी मजदूर काफी खुश नजर आए। इस मौके पर हमारे संवाददाता देवीदास शारदा ने प्रवासी मजदूरों और अधिकारियों से खास बातचीत की है। क्या कहा, आगे दिखाते हैं। कोरोना की दूसरी लहर में जैसे लॉकडाउन लगाया गया तो बिहार जो प्रवासी भाई थे उनको ऐसा लगा कहीं पहले की तरह ट्रेन बंद ना हो जाए या दिक्कत ना हो जाए, तो उसको लेकर ये अपने अपने गाँवों की तरफ रुख कर लिया था और काम धंधे से सब चौपट हो गए थे। अब दोबारा से जिस तरह से ये अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, दुकानें भी खुलने लगी हैं, फैक्ट्रियों को भी सरकार ने चलाने की अनुमति दे दी है, तो जो बिहार से यूपी से जो लेबर है वो भी वापस आनी शुरू हो गई। इस समय खड़े रेलवे स्टेशन यमुनानगर, जानते हैं उनकी जुबानी कैसा रहा, उनका ये एक्सपीरियंस था। आपका नाम? मुकेश कुमार। तो आप क्यों गए थे और अब जो वापस लौटे किस तरह की कोई दिक्कत, क्या मन में डर था? डर था कि पिछले ऐसा फिर ऐसे नहीं बंद है। पिछली बार ही बोला था कि बस 2 दिन के लिए बंद है, फिर 21 दिन कर दिए, उसके बाद बढ़ता ही गया और काम भी बंद हो गया। इसलिए सोचा कि पहले ही निकल जाते हैं, अभी चल रहा है बस ट्रेन। तो धन्यवाद सर। आपका नाम? जी, मेरा नाम संतोष गोपाल, हम बिहार से हैं जी। जैसे लॉकडाउन बंद हुआ हम लोग चले गए घर, अभी जैसे चालू हुआ तो फिर हम लोग वापस आगे काम करने। जी जी, धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद है SHO जो GRP यमुनानगर नरेंद्र प्रसाद जी। उनसे जान सर, जिस तरह से जो लेबर अब वापस आनी शुरू होगी, माइग्रेंट फैक्ट्रियों की जो लेबर थी, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है? आप मिलते रहते हैं। ऐसा है जी, जो पिछली बार की अपेक्षा अब की बार सारी गाड़ियां चलती रही हैं, किसी भी आदमी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई। जो कहने के लिए प्रवासी मजदूर हैं, ये लॉकडाउन की वजह से कम अपने घर में शादी ब्याह और काम की वजह से जाते गए, और आपके सामने इन लोगों ने जो कुछ। भिवानी में प्रशासन की एक अनूठी पहल देखने को मिली है, जहां टेस्टिंग और वैक्सीनेशन से वंचित लोगों के लिए एक साथ शिविर लगाया गया और शिविर में बुजुर्गों को लाने के लिए वाहन भी भेजे गए। इस मौके पर हमारे संवाददाता रवि जांगड़ा ने नोडल अधिकारी से खास बातचीत की है। दिव्यांगजनों और अन्य जो समाज के वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको कितना लाभ इस मेगा कैंप का जो आज भिवानी प्रशासन के द्वारा लगाया गया उसका मिल पा रहा है। कुछ लोग हैं, गाड़ी से आए थे। कौन लेके आया आपको? नरेंद्र भैया से। आपके एमसी लेके आए। गाड़ी ये खुद लेके आए या आप लेके आए? नहीं, भैया ही लेके आए। आपको बताया गया था? क्या हाँ किया जी। गया यहाँ पर आने के बाद? टेस्टिंग हुई है, कोरोना टेस्टिंग हुई है, वो नेगेटिव आने के बाद फिर वैक्सीन लगी है। तो उससे पहले आपने टेस्टिंग नहीं करवाई थी? नहीं। वैक्सीनेशन भी नहीं करवाया था? नहीं। क्या बात, पता नहीं था आपको? नहीं, रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था, वो डेट नहीं मिली हमें। तो आप आ नहीं सकते थे इसलिए? हाँ जी, हाँ जी। आपका नाम जानूंगा? आपका नाम? विक्रम है। विक्रम जी, कहाँ से आए आप? हम खोखा पन्ना में आए हैं। कैसा लगता है आपको? प्रशासन के द्वारा बुलाया गया है, प्रशासन आपको लेके आया यहाँ? बहुत बढ़िया लग रहा है। अगर प्रशासन नहीं लेके आता, गाड़ी नहीं भेजते तो आप नहीं आ सकते? नहीं, कोई आ सकता। तो कितना फायदा, कितना मिला? बहुत फायदा मिला है। तो अभी बच पाओगे आप कोरोना से? हाँ, बच पाऊंगा। तो वैक्सीन भी लगी है गाड़ी में? हाँ, जांच हुई है आपकी? हाँ, जांच हुई है। और उसके बाद वैक्सीन भी लगी है? हाँ। चलिए, दोनों काम यहाँ पर गाड़ी में ही जो है वैक्सीन भी लगी है, गाड़ी में ही जांच भी की गई है। तो जांच के बाद ही जो है वैक्सीनेशन का कार्य किया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें, संभवतः इस तरह की पहल अगर दूसरे जिलों में भी की जाए, अगर दूसरे जिले भी इसका अनुकरण करें, इसको फॉलो करें, तो निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश को कोरोना फ्री किया जा सकता है। क्योंकि बहरहाल जो विकल्प है वो एकमात्र विकल्प यही है कि तमाम लोगों की वैक्सीनेशन की जाए, लेकिन उससे पहले टेस्टिंग ज़रूरी है। क्योंकि अगर टेस्टिंग नहीं की जाती है, अगर कोई संक्रमित है और उसके बाद वैक्सीनेशन की जाती है, तो निश्चित तौर पर उसके खतरे बढ़ सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़। सीनियर सिटीजन। पलवल में कोरोना के नेगेटिव होने के बाद लोगों को आ रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए नागरिक अस्पताल पलवल में उमंग OPD संचालित की जा रही है और सिविल सर्जन पलवल डॉक्टर ब्रह्मदीप ने बताया कि जिले में लगभग 10,000 के करीब लोग कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। ऐसे मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उनमें कई तरह के स्वास्थ्य संबंधी लक्षण सामने आए। उमंग OPD में डॉक्टरों द्वारा ऐसे मरीजों को परामर्श दिया जा रहा है ताकि वो शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ हो सके। सिविल सर्जन पलवल डॉक्टर ब्रह्मदीप ने बताया कि नागरिक अस्पताल में संचालित उमंग OPD के जरिए डॉक्टरों और पैरामेडिकल की टीम की तरफ से मरीजों के स्वास्थ्य की जांच कर उचित डॉक्टरी परामर्श दिया जा रहा है। मेरी लोगों से यही अपील है कि
हमें आफ्टर कोविड आप कोविड से अच्छी से अपनी लाइफस्टाइल और जो दवाइयाँ चिकित्सक की सलाह से ले रहे हैं उससे रिकवर हो रहे हैं। अगर कोई दिक्कत फिर भी आ रही है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उमंग ओपीडी में आकर कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बेहतर स्वास्थ्य लाभ देने की कोशिश की जाएगी, अच्छी सलाह दी जाएगी। जो लोग पॉजिटिव हुए हैं उनमें पोस्ट कोविड के सिम्टम्स बहुत लोगों में आते हैं। उमंग ओपीडी जिले के अंदर लगातार चल रही है। पोस्ट कोविड के सिम्टम्स जिनको आते हैं उनके लिए मनोवैज्ञानिक सिम्टम्स भी हो सकते हैं। कुछ लोगों में घबराहट होना, बेचैनी होना, मन उदास रहना, इस प्रकार के लक्षण होते हैं। कुछ लोगों के अंदर सांस से संबंधित समस्याएं सामने आ रही हैं। कुछ लोगों में शुगर के लक्षण सामने आ रहे हैं। तो पोस्ट कोविड की उमंग नाम से ओपीडी जिले में लगातार कार्यरत है। किसी को भी कोविड होने के बाद लगभग 10,000 के आसपास कोविड के पेशेंट हमारे यहाँ पर पॉजिटिव हो चुके हैं। हिसार में जेल वार्डन की हत्या करने वाले और सिरसा में एक जिला पार्षद की हत्या करने वाले आरोपी को झज्जर जिले की बेरी पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम सतवीर उर्फ ठिल्ला निवासी गांव कोची बताया जाता है। बेरी पुलिस के अनुसार एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी को काबू किया और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 3 अवैध हथियार बरामद हुए। पूछताछ के दौरान आरोपी ने हिसार में जेल वार्डन की हत्या करने और सिरसा में एक जिला पार्षद की हत्या करने की वारदात कबूल करने के साथ कई वारदातों का भी खुलासा किया। आपको बताएं कि आरोपी के खिलाफ हत्या का प्रयास और आत्महत्या करने जैसे संगीन धाराओं के तहत हरियाणा भर के अलग अलग जिलों में करीब 1 दर्जन मामले दर्ज हैं। पूछताछ के लिए आरोपी को पुलिस ने रिमांड पर लिया। बेरी रोड पर निशान चौक पर एक शख्स घूम रहा है जिसके पास नाजायज असला है। इस कार्रवाई में हेड कांस्टेबल राजेश की टीम वहां पर गई और देखा तो ये सतवीर उर्फ ढीला पुत्र अर्देवासी गोची मिला, जिसके पास से 3 देसी पिस्तौल 2 कार्ट्रिज बरामद हुए। जिसने पूछताछ में बताया कि मैं 2017 में हिसार के हत्या केस में सजा हो गया था, जो यमुनानगर जेल से पेरोल पर आया हुआ था, जो मैं वापस नहीं गया, पेरोल से भी गैरहाजिर हूँ। पेरोल के संबंध में हमारे बेरी थाना में भी इसके खिलाफ एक अभियोग अंकित है। सोनीपत के गांव देवरू की महिलाएं इकट्ठा होकर एसपी आवास के सामने धरने पर बैठ गईं और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गांव देवरू की नाबालिग के साथ रेप मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने के कारण पीड़ित परिवार पिछले 2 महीनों से लगातार थाने के चक्कर काट रहा है और पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने समझा बुझाकर महिलाओं को घर वापस भेजा और कार्रवाई का भरोसा दिया। पुलिस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। परिवार मामले में आरोपियों के परिजनों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। एसएचओ ने बताया कि मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को काबू किया। परिजनों की मांग है कि मामले में आरोपियों के बाकी परिजनों को भी गिरफ्तार किया जाए, वो भी साजिश में शामिल थे। मामले की जांच की जा रही है। उसमें उनके पूरे परिवार का इनाम था, जिन्होंने मेरी लड़की को किडनैप करके रखा हुआ था अपने घर में, बिल्कुल पड़ोस में, 3 दिन तक 3 रात, और उसके साथ गलत काम किया है। 2 लड़के आरोपी हैं जो अभी गिरफ्तार किए हैं, लेकिन उनके साथ उनकी फैमिली भी थी, उसकी मम्मी, उसके पापा और उसकी दादी और उसकी बहन। उनका कोई भी वो नहीं हुआ अभी तक। हम तो यही चाहते हैं हमें इंसाफ मिले, जो आरोपी है उनको सबको गिरफ्तार करो। हम बार बार उनके घर पर जाते रहे, उन्होंने हमें यही जवाब दिया। फिर हमने अपनी सारी रिश्तेदारियों में अपने रिलेटिव जो भी थे हमने फोन करके पूछा तो कोई वहाँ से नहीं जवाब मिला कि लड़की यहाँ नहीं आई। तो हमने सारे का ढूंढने के बाद पूरा इंतजार किया और इंतजार करने के बाद बुधवार में हमने सदर थाने में कंप्लेंट लिखवाई। ठीक है, कंप्लेंट लिखवाने के बाद फिर भी हम उनके घर पूछने गए, जी आपके घर आई थी, आप बता दो। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये एक FIR नंबर दर्ज है 621, जिसमें 2 मेन अक्यूज अरेस्ट किए जा चुके हैं, मनीष व मनोज। इसकी अभी जांच चल रही थी। जो परिवार वाले कह रहे हैं कि इसमें और उनने उसकी माता का या उसका दादी का भी नाम है, क्योंकि जांच करके उनकी गिरफ्तारी की जाए। गुरुग्राम में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ है। अमेरिकी मूल के लोगों से ये ठगी किया करते थे। यूएसए में कॉल करके $200 से $500 की ये ठगी करते थे। लोन दिलाने के नाम पर भी $100 से $200 की ये ठगी किया करते थे। सन सिटी 112A में ये फर्जी कॉल सेंटर चल रहा था। कॉल सेंटर का मालिक समेत कई लोग इस दौरान गिरफ्तार हुए।
फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।